हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। आज से हम भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं और भूगोल में सबसे पहले या पहली जो क्लास होगी हमारी वो होगी क्या है भारत की अवस्थिति और आकृति। यानी भारत की आकृति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम आज भूगोल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं भारत की जो अवस्थिति है वो विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी भारत जो है वो विषुवत रेखा से आप कह सकते हैं उत्तर की तरफ है और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। इसके साथ अगर बात करें भारत जो है उसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है अरेबियन सी है यानी अरब सागर है, दक्षिण में क्या है दक्षिण में हिंद महासागर है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ देखिए बिल्कुल यहाँ पर अच्छे ढंग से समझाया गया है कि यहाँ पर जो भारत की अक्षांशीय दूरी है वो है आप कह सकते हैं अक्षांशीय स्थिति जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत की आप कह सकते हैं पूर्वी देशांतर है यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आप कह सकते हैं ये भारत की देशांतरीय विस्तार है। आप कह सकते हैं अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड कहा जाता है और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है जैसे मैंने आपको बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से आप कह सकते हैं कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। इससे पहले अगर बात की जाए तो रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान है। जबकि 8वें देश की अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना है। इसमें एक ऐसा देश है ब्राजील जो जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार 5वें स्थान पे है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा विश्व का कौन सा देश है जो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के अनुसार 5वें स्थान पे है, तो उस देश का नाम है ब्राजील। अगर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश हो गया अब है वो है भारत। यानी भारत जो है विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है। जबकि दूसरा बड़ा देश की बात की जाए तो चीन है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है आप कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से यहां पर बात करते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। भारत की पश्चिम से पूर्व की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात की जाए भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो 7वां स्थान है। जैसा मैंने आपको बताया रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद आप कह सकते हैं ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का नंबर है। और 8वां बड़ा देश की बात की जाए तो कौन सा है, आप कह सकते हैं अर्जेंटीना। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। यानी आप कह सकते हैं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या की बात की जाए तो 360 है। और अगर बात की जाए हमारी जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री पर ही घूमती है, जिसके कारण क्या बनते हैं 24 घंटे बनते हैं।
और हमारी पृथ्वी को आप कह सकते हैं 4 मिनट में, हमारी पृथ्वी जब आप कह सकते हैं 4 मिनट में घूमती है तो एक देशांतर को पार कर जाती है। यानी 4 मिनट पर हमारा आप कह सकते हैं जो देशांतर होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री पर होता है। इसलिए भारत के पश्चिमी छोर यानी 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी छोर जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। यानी आप कह सकते हैं यहां पर 2 घंटे का अंतर हो जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य में कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदित होता है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र में उस समय रात होती है, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। इसके साथ साथ बात की जाए, जैसा कि यहां पर बताया गया कि जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है और 97 डिग्री जो 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों देशांतरों के बीच में कितने मिनट का अंतर है, तो आप कह सकते हैं 120 मिनट का अंतर है, यानी 2 घंटे का अंतर है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, या आप कह सकते हैं देखिए पश्चिमी देशांतर, ये जो रेखाएं होती हैं ग्लोब में इस टाइप की, ये जो आप कह सकते हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और यहां बिल्कुल बीचों बीच कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। और एक देशांतर को दूसरे देशांतर से पार करने के लिए हमारी पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। और 4 मिनट में हमारी पृथ्वी कितने देशांतर पर जाती है, तो 1 डिग्री देशांतर पर पहुंच जाती है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए इस ग्रीनविच रेखा से, बीच की जो रेखा इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, इस ग्रीनविच रेखा से पश्चिम में अगर कोई देश है तो वहां पर 4 मिनट आप कह सकते हैं इसमें घट जाती है। यानी पश्चिम में अगर कोई देश है तो वहां पर समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व में होगा, वहां पर 4 मिनट आप कह सकते हैं उसमें जोड़ दिए जाते हैं, यानी पूर्व में 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। अगर बात की जाए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या की बात की जाए तो कुल संख्या कितनी है, 360 है, क्योंकि यहां पर 180 संख्या अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं पश्चिमी हिस्से में है, और 180 संख्या अगर बात की जाए तो पूर्वी हिस्से में, यानी टोटल अगर बात की जाए तो 360 आप कह सकते हैं देशांतर रेखाएं होती हैं। और जो बिल्कुल आप कह सकते हैं 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को 2 कटिबंधों में बांट देती है, यानी 2 हिस्सों में बांट देती है। दक्षिणी हिस्से में उष्ण कटिबंध और उत्तर के हिस्से में उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। यानी आप कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और यह भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण संपूर्ण देश को 2 भागों में बांटा जाता है। दक्षिण में उष्ण कटिबंध और उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में विभाजित हो जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो ये कर्क रेखा है हमारी, ये कर्क रेखा है, ये पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का काम करता है, यानी कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। इससे थोड़ा सा ऊपर की बात की जाए तो यहां पर 66.5 डिग्री है, ये वाला, ये 66 डिग्री है। और इन दोनों के बीच यानी कर्क रेखा और आप कह सकते हैं यानी 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो भाग है इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के भाग को कहा जाता है शीत कटिबंध। यानी शीतोष्ण कटिबंध में तो क्या होगा, मौसम आप कह सकते हैं ना ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा ठंडा होगा। और शीत कटिबंध में अगर बात की जाए तो बिल्कुल आप कह सकते हैं वहां पर ठंड पड़ेगी, बिल्कुल आप कह सकते हैं बर्फ जम जाती है। सेम इसी प्रकार से जो बीचों बीच एक रेखा है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये हमारे पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का काम करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इससे 23.5 डिग्री आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो मकर रेखा है ये वाली, इन दोनों के बीच के भाग को
उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसी प्रकार से क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी और सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, तो इसी कारण से इस भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो ये भाग है, इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। बिल्कुल जैसे ऊपर उत्तरी अक्षांश में कहा गया था, सेम ऐसे ही दक्षिण अक्षांश में भी इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहां ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है, यानी ठीक ठाक यहां पर मौसम रहता है। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री की बात की जाए तो इस क्षेत्र को कहा जाता है शीत कटिबंध, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें बहुत कम दिखाई देती हैं और इसलिए यह क्षेत्र बिल्कुल ठंडा वाला रहता है, यानी यहां पर बर्फ जमी रहती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, या आप कह सकते हैं यहां पर देखिए अक्षांश रेखाएं हैं, यह है अक्षांश रेखाएं। बिल्कुल आप कह सकते हैं, ये देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अगर बात की जाए ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो आप कह सकते हैं रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें, 90 आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में और 90 आप कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, यानी टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो 180 आप कह सकते हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अगर बात की जाए अक्षांश रेखाओं में इस भूमध्य रेखा को मिलाकर के अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 181 हो जाती है। अगर बात की जाए एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 111 किलोमीटर है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहा जाता है। और कटिबंध का अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जहां पर समान जलवायु और समान मौसम रहे, यानी अक्षांश रेखाओं से हमें मौसम और जलवायु की जानकारी भी मिलती है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, जैसे मैंने बताया कि जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये वाली, जैसे आप कह सकते हैं ये ग्लोब पर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये जो बड़ी लाइनें होती हैं इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, यानी इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, सॉरी, अक्षांश रेखाओं को बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर रेखाओं को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो फैली हुई रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड। और बिल्कुल आप देखना यहां अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ग्रिड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ग्रिड कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि करक रेखा को कौन सी नदी दो भागों में काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस करक रेखा को काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। माही नदी जो है करक रेखा को दो भागों में काटती है और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, यानी अपने इंडिया में है। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी दो भागों में काटती है? तो भूमध्य रेखा को काटती है कांगो नदी, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है और ये कहां पर है? आप कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में है। तीनों ही क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के मध्य की देशांतर रेखाओं का मानक समय रेखा मान लिया जाता है। यानी विश्व में जो अधिक देशांतर विस्तार वाले जो देश होते हैं उनके मध्य देशांतर रेखा को ही एक मानक समय रेखा मान लिया जाता है। और वहां जो समय होगा वो उसे पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। यानी उसका जो समय होगा, जो बीच वाली जो रेखा होगी, उसी के अनुसार उस पूरे देश का समय मान लिया जाता है। भारत में अगर बात की जाए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की मानक समय रेखा कहलाती है, यानी IST कहलाती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाती है। जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होगा वो पूरे देश में माना जाएगा, यानी पूरे देश में ही लागू किया जाएगा। यानी 82.5 डिग्री पर
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वो पूरे देश में ही लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहां पर 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको आज के समय में, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, आज के समय बोलते हैं इसको प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है? इलाहाबाद जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, वो आप कह सकते हैं एक लंदन में शहर का नाम भी है। तो 0 डिग्री कहां से होकर गुजरती है? लंदन में ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर स्थित है और इसमें जो भारतीय मानक समय रेखा है वो आप कह सकते हैं लंदन के समय से भारत का समय कितने घंटे आगे है? तो आप कह सकते हैं 5.5 घंटे आगे रहता है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा? कर्क रेखा। उसके बिल्कुल निकटतम शहर कौन सा है? तो उसके निकटतम शहर है जी रांची। और इसके अलावा अगर बात की जाए गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी कर्क रेखा के बिल्कुल आप कह सकते समीप स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जिसको 0 डिग्री देशांतर लंदन ग्रीनविच नाम से भी पुकारा जाता है, यानी आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है उसको 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा की बात की जाए तो 180 डिग्री देशांतर पर यह स्थित है। 0 डिग्री देशांतर से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल होता है। यानी ग्रीनविच के समय से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे अधिक है, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि जो देश पूर्व में होंगे वहां पर समय बढ़ेगा और जो देश पश्चिम में होंगे वहां पर समय घटेगा, क्योंकि ग्रीनविच रेखा जो है वो बिल्कुल मध्य मानी गई है और यहीं से पूरे आप कह सकते हैं विश्व का समय निकाला जाता है। ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे होता है। अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बजे हैं तो लंदन में दिन के 12 बजेंगे। यानी अगर इंडिया में शाम के 5:30 बजे हैं तो लंदन के अंदर अगर बात की जाए तो 12 बजे होंगे। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से शामिल हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 82.5 डिग्री पर क्या है? पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है। यह आप कह सकते हैं भारतीय मानक समय रेखा है। और यह कहां से होकर गुजरती है? नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। और अगर बात की जाए इस पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? उत्तर प्रदेश, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद अगर बात की जाए छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। यह आप कह सकते हैं कर्क रेखा पर, आप कह सकते हैं ये भारतीय मानक समय रेखा है उस पर ये शहर स्थित है या उस पर राज्य स्थित है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा जो है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मध्य से होते हुए कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, किस देश से होकर गुजरती है? बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम लंबाई की अगर बात की जाए तो राजस्थान में है। यानी सबसे ज्यादा होकर गुजरती है मध्य प्रदेश से और सबसे कम अगर बात की जाए तो कहां से होकर गुजरती है? राजस्थान से। यानी कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पूर्व पश्चिम से पूर्व के जो राज्य हैं इस प्रकार है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
यानी ये भारत के 8 राज्य हैं जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहां पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिखाया गया है कि यहां पर देखिए गुजरात से होकर गुजरती है कर्क रेखा। उसके बाद अगर बात की जाए राजस्थान, उसके बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर त्रिपुरा और यहां पर हो जाएगा मिजोरम। यानी आप कह सकते हैं ये 8 राज्य भारत के हैं जो इस पर कर्क रेखा होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा किस में होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से, और सबसे कम कहां से होकर गुजरती है? राजस्थान से। कर्क रेखा पर सबसे निकटतम शहर कौन सा है? एक तो आप कह सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची, और दूसरे की अगर बात की जाए गुजरात की राजधानी आप कह सकते हैं गांधीनगर। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, किंतु मुख्य भूमि और द्वीपों से जो लंबाई है वो आप कह सकते हैं लगभग 6 किलोमीटर है, यानी 7516.5 किलोमीटर है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारत की सतही सीमा की कुल लंबाई है 15200 किलोमीटर। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहां पर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारत की जो आप कह सकते हैं जो सतही सीमा की जो लंबाई है, सतही सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 15200 किलोमीटर। और समुद्री सीमा की अगर बात की जाए तो वो कितनी है? आप कह सकते हैं 6100 किलोमीटर। ये वाला हिस्सा जो है आप कह सकते हैं ये वाला हिस्सा इंडिया का जो ये वाला हिस्सा ये समुद्र के साथ लगता है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और आप कह सकते हैं ये सथल वाला भाग है, ये सथल वाला भाग है ऊपर वाला, तो ये सतलीय भाग की जो आप कह सकते हैं लंबाई है ये कह सकते हैं आप 15200 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित अगर लंबाई की बात की जाए, ये छोटे छोटे द्वीप है यहां पर, तो इनको मिलाकर के है 7516.6 किलोमीटर। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत की जो इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटों के साथ लगते हैं, जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। यानी भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटों के साथ लगते हैं, और 5 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो भी तटों के साथ लगते हैं, जैसे पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव है। ये सभी क्या हैं? समुद्री तटरेखा के साथ लगते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और दूसरे स्थान पर अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। यानी दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और इसके बाद अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु। और अगर बात की जाए सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम हिस्से की बात की जाए तो वो कौन सा है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसके साथ देखिए बिल्कुल अच्छे ढंग से यहां पर बताया गया है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ये तटीय सीमाएं हैं हमारी, ये इंडिया की तटीय सीमा यहां पर। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि यहां पर गुजरात लगता है, उसके साथ अगर बात की जाए महाराष्ट्र, उसके बाद अगर बात की जाए तो गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु और केरल। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहां पांडिचेरी के आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसके साथ आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये आप कह सकते हैं राज्य हैं। अब केंद्र प्रदेशों की बात की जाए तो पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर आप कह सकते हैं लक्षद्वीप है, यहां पर दादर नगर हवेली है, ये दमन द्वीप है। तो ये आप कह सकते हैं केंद्र प्रदेश जो है समुद्री सीमा के साथ लगते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम हिस्सा त्रिभुजाकार है, यानी इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है उसको वो त्रिभुजाकार रूप में है, यानी इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप वो होता है जो क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा हो। दक्षिण में आप कह सकते हैं हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी उसकी आकृति कैसे? त्रिभुजाकार रूप में है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर कुछ संकरी खाड़ियां भी हैं, क्रीक भी हैं, और कुछ चैनल भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, देखिए ये इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट कहलाता है प्रायद्वीपीय भाग, या आप कह सकते हैं त्रिभुज की आकृति में है। यहां पर ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और नीचे की तरफ बात की जाए तो हिंद महासागर है। यानी ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है प्रायद्वीप।
और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए गुजरात के दक्षिण में स्थित संकरे समुद्र को खंबात की खाड़ी, गुजरात के पश्चिम में स्थित संकरे समुद्र को कच्छ की खाड़ी और भारत और श्रीलंका के मध्य संकरे समुद्री भाग को क्या कहा जाता है, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं जो बिल्कुल तंग रास्ता है या बिल्कुल छोटी जगह है उसी को आप कह सकते हैं खाड़ी कहा जाता है। जैसे गुजरात में आप कह सकते हैं दक्षिणी भाग में खंबात की खाड़ी है, गुजरात के पश्चिमी भाग में समुद्र आप कह सकते हैं कच्छ की खाड़ी है और भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी स्थित है। दो द्वीपों के मध्य स्थित संकरे समुद्र को क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए यहां पर बिल्कुल अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। यह आप कह सकते हैं रन ऑफ कच्छ है और यह आप कह सकते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, यानी बिल्कुल संकरा जो भाग होता है उसी को गल्फ कहा जाता है, उसी को खाड़ी कहा जाता है। तो यह कच्छ की खाड़ी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहां पर देखिए बिल्कुल अच्छे ढंग से दर्शाया गया है, यह गल्फ ऑफ का आप कह सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी है और यह है पाक स्टेट जो भारत और आप कह सकते हैं श्रीलंका के बीच स्थित है, पाक स्टेट। और इसी के बीच में अगर बात की जाए यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच की बात की जाए तो गल्फ ऑफ मन्नार है, यानी गल्फ आप कह सकते हैं मन्नार की खाड़ी है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए यहां पर ये देखिए बंगाल की खाड़ी है, नीचे वाले हिस्से में इंडिया के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर किया गया, यानी भारत के आसपास जो चैनल हैं उनके नाम अक्षांश रेखाओं के नाम से किए गए। जैसे उदाहरण के लिए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है, यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है और इसके उत्तर में मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। तो यहां से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर बिल्कुल अच्छे ढंग से बताया गया है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल कौन कौन से हैं, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए यहां पर जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है इसके बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। इस प्रकार से यहां पर आप कह सकते हैं छोटे छोटे द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप के पार्ट हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, भारत का उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और भारत के पश्चिम में जो बिंदु स्थित है उसका नाम है गुहार मोती यानी गुजरात के अंदर स्थित है, और पूर्वी बिंदु का नाम है कीबीथू जो आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए देखिए यहां पर 4 पॉइंट इंडिया के दर्शाए गए। जो उत्तरी बिंदु का नाम है वो है इंदिरा आप कह सकते हैं कोल जो आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर बात की जाए तो यहां पर है आप कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट, ये नीचे वाला हिस्सा इंदिरा पॉइंट है। और भारत का मुख्य भूमि के साथ लगता हुआ दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी जिसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है आप कह सकते हैं गुहार मोती या बोल सकते हैं सरक्रिक, और भारत का पूर्वी बिंदु है उसका नाम है कीबीथू या बोल सकते हैं वालांगू कहा जाता है जो आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत की सतलीय सीमा 7 देशों के साथ में लगती है, यानी भारत की जो सतलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ में लगती है। जैसे उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में अगर बात की जाए तो भूटान से मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत एवं बांग्लादेश को छोड़कर, भारत और बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानवकृत निर्मित है, यानी मानव निर्मित है, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर भारत की जो सीमाएं हैं वो मानव निर्मित है यानी कृत्रिम रूप से हैं, जबकि अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं लगती हैं। यानी अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं लगती हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कृत्रिम सीमाएं लगती हैं। ये देखिए भारत के पड़ोसी देश है, यहां पर ये चीन है, आप कह सकते हैं नेपाल, उसके बाद भूटान, इसी प्रकार से अफगानिस्तान, पाकिस्तान
उसके साथ अगर बात की जाए तो बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत का पहला समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका के साथ आप कह सकते हैं हमारे इंडिया की जलीय सीमा लगती है, और भारत का पहला समुद्री पड़ोसी देश की बात की जाए तो श्रीलंका है, और इसकी आकृति कैसी है, नारियल जैसी है। जबकि दूसरा समुद्री पड़ोसी देश की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया है, और उसके बाद अगर बात की जाए तो मालदीव है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसका नाम रखा गया लद्दाख। यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसकी सीमा चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारत और पड़ोसी देशों के साथ कुछ सीमाएं लगती हैं, जैसे डुरंड रेखा। डुरंड रेखा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, ये देखिए, ये आप कह सकते हैं यहां पर लद्दाख है। ये वाला हिस्सा अगर बात की जाए तो इंडिया का आप कह सकते हैं लद्दाख वाला पार्ट है। इसी प्रकार से ये आप कह सकते हैं इधर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो 31 अक्टूबर 2019 को दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और अगर बात की जाए यहां पर इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इन दोनों के बीच में ये अफगानिस्तान है और ये आप कह सकते हैं पाकिस्तान है, तो इन दोनों के बीच में अगर बात की जाए तो कौन सी सीमा रेखा है, डुरंड सीमा रेखा है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए ये डुरंड लाइन बोल सकते हैं, जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ये आप कह सकते हैं यहां पर पाकिस्तान है। इस प्रकार से अगर बात की जाए बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं 3 बीघा कॉरिडोर सीमा रेखा है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए आजादी से पूर्व जब भारत देश का विभाजन नहीं हुआ था, उसमें ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को डुरंड कहते थे। यानी जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय भी भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता था। जबकि वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। मैकमोहन रेखा की अगर बात की जाए तो यह भारत और चीन के बीच में है। चीन एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनती है उसी को क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और इसका निदान 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौते के दौरान किया था। इसी प्रकार से अगर बात की जाए पूरे भारत और चीन के साथ लगने वाले रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता। यानी पूरा भारत जो है और चीन के साथ जो लगने वाला हिस्सा है उसको मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता, बल्कि जो आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चीन का हिस्सा लगता है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, भारत और अफगानिस्तान सीमा जो है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो आप कह सकते हैं उत्तर दक्षिण की ओर स्थित है। इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन का निर्माण सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य किया था। यानी इस रेड क्लिफ लाइन का निर्माण कब किया गया, 15 अगस्त 1947 को किया गया। और इसका निर्माण किसने किया था, सर रेड क्लिफ ने किया था। इसके साथ साथ बात की जाए, ये देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है इस हिस्से में, और यहां पर अगर बात की जाए ये हिस्सा पाकिस्तान का और ये हिस्सा इंडिया का है। तो इन दोनों के बीच जो है वो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए भारत के पड़ोसी देशों के सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लगते हैं, जम्मू कश्मीर लगता है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात। यानी पाकिस्तान के साथ भारत का जम्मू कश्मीर राज्य लगता है, लद्दाख लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, गुजरात लगता है। चीन के साथ अगर बात की जाए तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आप कह सकते लगते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए म्यांमार के साथ कौन से लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ कौन से लगते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ कौन से लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ कौन से लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ अगर बात की जाए भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं, जैसे सिक्किम के साथ कौन कौन से देश लगते हैं, तो नेपाल है, चीन है और भूटान है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नेपाल, चीन और भूटान से भारत का कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो वो घिरा हुआ सिक्किम। पश्चिम बंगाल से अगर बात की जाए तो कौन कौन से देश लगते हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आप कह सकते हैं लगते हैं।
इसी प्रकार से लद्दाख की बात की जाए तो चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान लद्दाख के साथ लगते हैं। अफगानिस्तान की सीमा मात्र आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के साथ ही लगती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के साथ किस देश की सीमा लगती है? अफगानिस्तान देश की सीमा लगती है। पाक अधिकृत क्षेत्र या पाक अधिकृत कश्मीर, यानी जिसको पीओके के नाम से जाना जाता है, को स्पर्श करती है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए मानचित्र में केवल लद्दाख राज्य को स्पर्श करती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत में, आप कह सकते हैं भारत में 28 राज्य और वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके पूर्व में भारत में, इससे पूर्व भी अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 अलग अलग केंद्र प्रदेश बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को दिल्ली की समान विधानसभा सहित केंद्र प्रदेश का दर्जा दिया गया और एक नया केंद्र प्रदेश और बना जिसका नाम रखा गया लद्दाख। यानी 2 आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को रखा गया। इसके बाद अगर बात की जाए 31 अक्टूबर 2019 को पूरी तरह से आप कह सकते हैं अस्तित्व में आ गए और इस प्रकार से भारत में आप कह सकते हैं 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश बने। और इसी प्रकार से अगर बात की जाए 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी बच गई? 8 बच गई। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे स्थान पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पे कौन सा? महाराष्ट्र। चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश और 5वें स्थान पे अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना राज्य के गठन से पूर्व, यानी तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य के गठन से पूर्व आप कह सकते हैं यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश मुख्य बड़े आप कह सकते राज्य थे। इसके साथ साथ बात की जाए आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की अगर बात की जाए तो गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और छोटा राज्य की अगर बात की जाए तो सिक्किम है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा अगर केंद्र प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप है और सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे ज्यादा राज्यों में सीमा बनाने वाला भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसके साथ भारत के 8 राज्य लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश आप कह सकते हैं दिल्ली लगता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यह आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश और नई दिल्ली, यह आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। और भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो गुजरात का कच्छ जिला है। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? गुजरात का कच्छ है। इससे पहले अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं लद्दाख, आप कह सकते हैं सबसे छोटा जिला अगर बात की जाए तो पांडिचेरी है। केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी का जो जिला है उसका नाम है माहे। यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो जिला है वो है गुजरात का कच्छ और सबसे छोटा जिला अगर बात की जाए तो पांडिचेरी का जिला है माहे। भारत में लगभग 6,41,000 गांव आप कह सकते हैं बसते हैं। या आप कह सकते हैं यहां पर इंडिया का मैप है जिसमें यहां पर यह लद्दाख को दर्शाया गया और यहां पर जम्मू कश्मीर को दिखाया गया। यह पूरे इंडिया के आप कह सकते हैं 28 के 28 राज्य स्थित हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे चंडीगढ़ न केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे मैंने आपको बताया पांडिचेरी जो है 4 स्थानों पर स्थित है, यानी वो 3 राज्यों से घिरा हुआ है या 3 राज्यों में उसका विस्तार है। जैसे आप कह सकते हैं यहां पर केरल में माहे, पांडिचेरी
और कराईकल जो आप कह सकते हैं तमिलनाडु में है, और यनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। यानी पांडिचेरी का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, जिसमें आप कह सकते हैं मुख्य रूप से पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में यनम है और केरल में माहे है। भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, जिसमें अंडमान निकोबार समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप, हम इसके आप कह सकते हैं इंडिया के ही पार्ट हैं। 82.5 डिग्री यमोत्तरायणी आप कह सकते हैं मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज से होकर गुजरती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है। इसके साथ साथ बात की जाए, ये देखिए यहां पर, यह आंध्र प्रदेश में यनम है जो पांडिचेरी का हिस्सा है। खुद आप कह सकते हैं तमिलनाडु में पांडिचेरी और कराईकल हैं, और केरल के अंदर माहे जो है आप कह सकते हैं ये भी पांडिचेरी का ही पार्ट है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू द्वारा अलग हुआ है। यानी पाक जलडमरू किस किस के बीच में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है, श्रीलंका, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय भूभाग से तमिलनाडु से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार को से जोड़ता है, और इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया था। यानी इसका नामकरण रखा गया जो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, जिनका नाम था रॉबर्ट पार्क, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया था। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और टारगेट जॉब स्कैन को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम का लिंक आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।